हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक अंतराल भाग 2 का चौथा अध्याय जो हमारे पास में है ये है आपका अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। लेखक हैं प्रभाष जोशी जी। प्रभाष जोशी जी ने हमको यहाँ पर ये चीज बताई है कि किस तरह मालवा के जो लोग हैं वो अपनी सभ्यता को संजोने की बजाय सिर्फ जो चीजें मिल रही हैं अपने खाने पीने हर चीज में मस्त हैं, अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस चीज को उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है इस पाठ के अंदर। तो चलिए पहले हम पाठ देखते हैं, इस पाठ में है हमारे पास क्या। लेखक ने इस पाठ में मालवा प्रदेश को मौसम, ऋतु, नदियां, वहां का जनजीवन तथा संस्कृति का अत्यंत सजीव वर्णन किया है। मतलब मालवा रीजन जो है एमपी पार्ट में पड़ता है, यानी पूरा एमपी नहीं आएगा, आपका पूरा मध्य प्रदेश नहीं आएगा, थोड़ा सा पोर्शन उसका मालवा में आता है। तो उसमें जो है किस तरीके का मौसम होता है, कैसी ऋतुएं होती हैं, वहां की नदियां कौन है, वहां के लोग कैसे हैं, अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं, वहां का जो है संस्कृति कैसी है, मतलब वहां कैसे त्योहार हैं, कैसे लोगों की सभ्यताएं हैं, ये सभी का वर्णन इस पाठ के अंतर्गत प्रभाष जोशी जी ने किया है। मालवा में जब अत्यधिक बारिश होती है तो जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। यातायात के साधन ठप हो जाते हैं तथा लोगों को आने जाने में कठिनाइयां होती हैं। इस रीजन में बारिश इतनी ज्यादा होती है कि मतलब ये नहीं कि थोड़ी होगी बहुत ज्यादा होती है कि इवन आपके जितने भी कनेक्टिविटी एरियाज होते हैं, मतलब आप वहां पर नहीं जा सकते, सब कट आउट हो जाते हैं, सब कट जाते हैं। बहुत ज्यादा बारिश होती है इन एरिया में। बारिश होने के कारण गेहूं और चने की फसल अच्छी होती है, किंतु सोयाबीन की फसल गल जाती है। तो ज्यादा पानी जो है वो गेहूं के लिए और चने की फसल के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन सोयाबीन की जो फसल होती है वो जब ज्यादा पानी बरसता है तो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो गल जाएगी। सोयाबीन जो होता है आप देखते हैं, खाया होगा आपने, न्यूट्रिलास वगैरह से आप जानते हो उसको। तो वो क्या होता है, आप देखो पानी में अगर उसको हम डालते हैं तो वो कितना सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए जब वो उगता है तो उसको बहुत केयर की जरूरत पड़ती है। और इस रीजन में सबसे ज्यादा खेती सोयाबीन की होती है, और ज्यादा बारिश अगर हो जाए तो ये पूरी फसल ही खत्म हो जाती है। अतिवृष्टि से नदियों में बाढ़ आ जाती है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक बारिश, वृष्टि मतलब बारिश, अति मतलब ज्यादा। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ तक आ जाती है और पानी घरों, लोगों के घरों, दुकानों आदि में घुस जाता है। अब नदियां जब पूरी ज्यादा भर जाती हैं तो आसपास के जो एरिया, नदी के जो कैचमेंट एरियाज होते हैं वहां तक पानी आ जाता है। तो लोगों की घरों, दुकानों, गोडाउन, हर जगह जितनी भी चीजें होती हैं सब में पानी भर जाता है। लेखक के अनुसार मालवा में पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता, क्योंकि उद्योग धंधों के निकलने वाली गैसों से पर्यावरण गर्म हो चुका है। तो लेखक के अनुसार जैसा पहले बारिश होती थी वैसे अब बारिश नहीं होती। मतलब अभी भी होती है लेकिन अनइवनली होती है बारिश, कभी बहुत ज्यादा होगी, कभी होगी ही नहीं, कभी बहुत कम होगी। पहले होता था कि मौसम बहुत अच्छा रहता था तो पता रहता था कि कितना बारिश किस मौसम में होगी। आज क्या है, बहुत अधिक फैक्ट्रीज लग जाने के कारण इनका कुछ पता ही नहीं रहता कि बारिश किस समय कैसे होगी, क्योंकि मौसम अब अनइवन सा हो चुका है। कब ज्यादा बारिश होगी कोई कुछ नहीं बता सकता। वायु प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण असंतुलित हो गया है, वर्षा ऋतु पर इसका प्रभाव पड़ा है और मालवा में औसतन वर्षा कम हो गई है। तो अब क्या होता है, उद्योग धंधे लगने से क्या होगा भाई, वायु प्रदूषण फैलता है, पर्यावरण पे असर पड़ता है और इससे वर्षा पर भी असर पड़ता है, क्योंकि वर्षा हमारे प्रदूषण के कारण जो है इफेक्ट पड़ता है, उस पे असर पड़ेगा। तो वो इसीलिए हर जगह कभी आप खुद आजकल न्यूज़ में देख रहे होंगे, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये सब के कारण क्या है, ये सब के कारण प्रदूषण ही है। जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है और उन्हीं से ये सारी चीजें बिगड़ रही हैं। आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा को वो उच्च मानते हैं। अब ये इन्होंने देखो वर्षा के बारे में बता दिया, अब
इंजीनियरिंग के बारे में बता रहे, पश्चिमी शिक्षा यानी कि जो बाहर के देशों से आई, पश्चिमी देशों से जो आई हुई शिक्षा है उसको ज्यादा उच्च मानते हैं। उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रिनेंसा यानी पश्चिम का पुनर्जागरण काल, पश्चिम का पुनर्जागरण काल से तात्पर्य यहां पर यह है कि जब पश्चिमी देशों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा था, क्रांतियां हो, फैक्ट्रीज हो रही थी, मतलब लोग बहुत तेजी से डेवलप कर रहे थे, तो उसको वर्ड क्या दिया गया, रेनेंसा। रेनेंसा का मतलब होता है पश्चिम का पुनर्जागरण काल। तो क्या दिए हैं, उनका मानना है कि ज्ञान पश्चिम के रेनेंसा के बाद आया, किंतु भारतीय संस्कृति सभ्यता का इतिहास की अज्ञानता के कारण उन्हें यह नहीं पता कि जिस पानी के प्रबंध में वह स्वयं को माहिर मानते हैं उसे विक्रमादित्य भोज और मंजू ने रेनेंसा के आने से पहले ही समझ लिया था। तो यहां पर इंजीनियरों का मानना है कि ये जो पानी का जो इतना ज़्यादा अनइवन होना है, बरसात कभी हो रही है, नहीं हो रही है, पानी का कमी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आजकल के इंजीनियरों ने जाना कि पश्चिम का जब पुनर्जागरण काल हो गया था उसके बाद से जाना। लेकिन पश्चिम के पुनर्जागरण काल से कहीं हजारों साल पहले विक्रमादित्य और राजा भोज ने ये चीज जान ली थी कि इस रीजन में पानी की कमी होगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत तादाद में तालाबों, कुंडों, बावड़ियों के जो है निर्माण कराए। आप अगर इस रीजन में आएंगे तो आप बहुत ज्यादा तादाद में इस तरीके के तालाब देखेंगे जो राजाओं द्वारा बनवाए गए, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाले समय में इस तरह की पानी की कमी को लेकर विपत्तियां पैदा होंगी। पठार का पानी रोकने के लिए इन्होंने तालाब, बावड़ियां बनवाई और बरसात का पानी रोककर धरती के गर्भ में पानी को जीवित रखा। अब क्या होता है जब हम पानी को रोकते हैं, यहाँ का जो रीजन है मालवा का बहुत हद तक पठारी है। पठारी मतलब पत्थरीला, पत्थर एरिया है, पत्थर के पहाड़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पानी जो है वो पत्थरों के अंदर सूख जाता है और उससे क्या होता है, पानी आपको ज्यादा तादाद में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिट्टी भी आप खोदोगे तो वो भी सूखी रहेगी। तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजाओं ने तालाब और बावड़ियां बनाई। उससे क्या हुआ, जिस एरिया में बन सकता था वहां बनवाई गई और सारा पानी उस एरिया में आकर इकट्ठा होने लगा। मतलब आप मान लीजिए पूरे शहर का पानी इतना बड़ा तालाब बनवा दिया कि उसमें इकट्ठा हो जाता। अब बहुत बड़ी तादाद में अगर तालाब में पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, नीचे जमीन का जो वाटर लेवल है वो अप रहेगा, हमेशा बना रहेगा, उस शहर को उस तालाब से पानी प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये सब की सोच आज से हजारों साल पहले जो है वो कहीं हमारे राजाओं ने सोच ली थी। हमारे इंजीनियरों ने तालाब और बावड़ियों को बेकार समझकर उन्हें कीचड़ से भर दिया। अब आज के जो इंजीनियरों ने कहा ये बावड़ियां बेकार हैं, किस लिए है, उनका रखरखाव नहीं रखा और जिसकी वजह से आज उन कीचड़ियों में, मतलब बावड़ियों में कीचड़ की तादाद, मतलब पानी की जो गंदा जो कीचड़ होता है, मिट्टी होती है, उसकी गाद भर चुकी है। उनमें पानी बहुत कम तादाद में ही इकट्ठा हो पाता है। अगर जिस पर्पज से वो खुदाए गए थे अगर उनको आज साफ करा दिया जाए, उनमें पानी ठीक से आ जाए, तो यकीन मानिए इस रीजन में कभी भी पानी की कमी हो ही नहीं सकती। नवरात्रि की पहली सुबह मालवा में घट स्थापना होती है। अब त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, तो घट स्थापना हो रही है, यानी कि नवरात्र के पहले दिन जो घट रखा जाता है वो करी जाती है। लोग गोबर से घर आंगन लीपते हैं। माना जी के ओटले एक ही रंगोली से सजाने तथा सज धज का त्योहार मनाने की तैयारी में है। मतलब वहां पर रंगोली बनाई जा रही है, सब सजते हैं, धसते हैं और त्योहार की तैयारी करते हैं। लेखक हैरान है कि इस समय भी बादल गरज रहे हैं और बरसने के लिए पूरे आसार में। नवरात्रि के समय भी इस रीजन में बारिश अवश्य होती है। तो वही उन्होंने कहा कि इस समय भी बारिश गरम, मतलब बादल गरज रहे हैं और बारिश होने के लिए तैयार है। ओंकारेश्वर से नर्मदा का बांध बन रहा है। अब ये उन्होंने बताया जहां ओंकारेश्वर है, ज्योतिर्लिंग है, वहां पर नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा है जो सीमेंट कंक्रीट के विशाल राक्षस के समान प्रतीत हो रहा है। नदी के वेग में बांध से रुकावट आ गई है जिसके कारण नदी तिन फिन करती बह रही है। तो यहाँ पर नदी का इन्होंने मानवीयकरण किया है कि नदी की जो रफ्तार थी उस पे कंक्रीट का राक्षस आके खड़ा हो गया है जिससे नदी बहुत ज्यादा तुनक गई है। तिन फिन करती मतलब बहुत ही पैरों को पटकती, हाथ पैर मारती हुई चल रही है।
मानो बांध बंधने से चिढ़ गई हो, अर्थात नदी जैसे है, बांध उसके ऊपर बनाया जा रहा है तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो चिढ़ सी गई है। बांध के निर्माण में लगी मशीनें और ट्रक गुर्राते हुए से प्रतीत होते हैं। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम भी पहले जैसा नहीं लगता। ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम से जस्ट बगल में ही आप बांध है, आप लोग अगर कभी जाएं या आप लोग अगर मैप गूगल मैप पे भी देखेंगे तो देखेंगे इधर मंदिर है और इधर लगा हुआ बांध है। तो उससे जो है ना, उसके कारण से ज्योतिर्लिंग की जो सुंदरता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है। तो उस बांध ने काफी हद तक प्राकृतिक परिदृश्य में जो है बदलाव किया है, जो लेखक को भी पसंद नहीं आ रहा है। वर्तमान युग औद्योगिक विकास का युग है। नदियां गंदे नालों में बदल रही हैं। लोगों द्वारा कूड़ा करकट नदियों में बहाया जाता है। कल कारखानों, उद्योगों का रासायनिक पदार्थ नदियों में बहाया जाता है। हिंदू सभ्यता से जुड़ी पूजा सामग्री को जल में प्रवाहित किया जाता है। इन सभी कारणों से नदियां सड़े नालों में तब्दील हो रही हैं। तो अब इस बारे में इन्होंने हमको क्या बताया है कि नदियां जो बहुत ही स्वच्छंद बहती थी, उनमें आजकल लोगों ने कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया है। शहरों की जो गंदी नालियां हैं वो उसमें आकर खुल जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नदियां खराब हो रही हैं। उसके अलावा औद्योगिक धंधे, जो फैक्ट्रियां हैं, उनका गंदा जल नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे नदियां जो हैं अब गंदे नालों में प्रवाहित मतलब बदलती चली जा रही हैं। अब वो नदियां नहीं रही स्वच्छ जिन्हें हम पूजते रहे थे। शिप्रा, चंबल, नर्मदा, चोरल, इन सभी नदियों का विकास की सभ्यता में गंदे पानी के नालों में बदल गई हैं। तो ये सभी नदियां जो हैं गंदे पानी, पहले एकदम स्वच्छंद बहुत बड़ी बड़ी वेग में बहती थी, अब उनमें इतना करकट आ गया है, इतनी गंदगी आ गई है, तो पानी भी कहीं ना कहीं एकदम नदारद सा हो गया, और जो बचा भी है वो भी बहुत गंदा सा रह गया। हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह वास्तव में उजाड़ की सभ्यता है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें प्रकृति से काट दिया है। हमारे नदी नाले सूख गए हैं, पर्यावरण प्रदूषित हो गया है। विकास की औद्योगिक सभ्यता वास्तविकता में उजाड़ की अपसभ्यता बन गई है। तो कहने का मतलब है जो ये हमारी औद्योगिक सभ्यता आई, मतलब एक तरीके से औद्योगिक प्रगति के कारण हमने जो सब चीजें एक्सेप्ट करी, इसने कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को उजाड़ के रख दिया है। तो इसको हम औद्योगिक प्रगति ना कहकर इसे हम औद्योगिक अपसभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसने हमें जो प्राचीन काल से धरोहर मिली हुई थी उन सभी को गंदा करके रख दिया है। यह खाऊ झाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। वह अपनी इस पद्धति को बदलना नहीं चाहते। मतलब मालवा को जो ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता मिली है, ये कहां की देन है? पश्चिम की देन है। पश्चिम और यूरोप से उन्होंने ये सारी चीजें सीखी हैं और अब ये लोग इसको बदलना नहीं चाहते हैं। वर्तमान को गर्म करने वाली गैस सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका से निकलती है। वर्तमान में गर्म करने वाली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो होता है वो सबसे ज्यादा पश्चिमी देशों और यूरोप से निकलती है। फिर भी वह अपनी इस जीवन पद्धति से समझौता नहीं करना चाहते, कि मतलब वो जानते हैं कि हम इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन तब भी पश्चिम और यूरोप के देश अपनी इन आदतों, इन सभ्यताओं से समझौता नहीं करना चाहते, उनमें किसी भी तरह की कमी नहीं करना चाह रहे हैं। इन गैसों द्वारा तापमान के बढ़ने के कारण ही समुद्र का पानी गर्म हो रहा है। धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है। मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है। लद्दाख में बर्फ की जगह पानी गिरा, बाड़मेर में गांव में बाढ़ में डूब गए। तो अब क्या है, यहां पर इन्होंने बताया कि इसके कारण जो इतना उत्सर्जन हो रहा है, समुद्र का पानी गर्म हो गया है। बहुत से आप जीव देखते हैं विलुप्त हो गए। कारण क्या है? क्योंकि उतना टेम्परेचर वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो समुद्र का पानी गर्म हुआ। उत्तरी ध्रुवों में जो गैस जमी मतलब जो बर्फ जमी हुई थी वो सभी पिघल रही है, जिससे वाटर लेवल बढ़ रहा है और धरती का एरिया कम होता चला जा रहा है। तो भविष्य के लिए हमें पानी की कमी हो जाएगी। एक तो पहली चीज ये रहेगी। दूसरा, लैंड्स कम हो रही है। पानी का लेवल जितना बढ़ेगा, समुद्र के आसपास के जितनी भी एरिया है वो धीरे धीरे पानी में डूबती जाएंगी। इसके अलावा क्या है, अब इसमें बदलाव क्या हुआ? मौसम में भी इससे बदलाव हो रहा है। भाई जब गर्म हो रही है दुनिया तो मौसम में बदलाव हुआ। लद्दाख में जहां बर्फ गिरती थी वहां पानी गिरने लगा है। जो बाड़मेर एरिया जो है राजस्थान का है, वहां पर बाढ़ आ गई। बताइए, इतना ज्यादा पानी गिरा।
यही कारण है कि मालवा में अब डग डग रोटी पग पग दीप नहीं मिलता। तो अब डग डग रोटी यानी कि अगर पहले क्या होता था, आप कहीं पर भी जाएं आपको खाने पीने की कमी नहीं होगी, हर जगह खुशियां मिलेंगी। तो मतलब पूरी तरीके से संपन्नता थी मालवा में। इस लाइन का मतलब है कि हर तरीके से संपन्न था मालवा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेखक के अनुसार हम अमेरिका तथा यूरोप की नकल करते हुए ऐसी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता अपना रहे हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। तो यहां पर उनका कहने का मतलब है हम पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों की जो नकल कर रहे हैं, अपने जीवन शैली में उन सारी चीजों को ला रहे हैं, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस परिवेश में नहीं रह सकते। हमारी अगर आसपास का पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो हमको तकलीफ होगी। इसलिए यहाँ पर लेखक एक तरीके से इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन शैली में सुधार करना चाहिए। जो कोई भी कार्य करें आप ये सोच के करिए कि आपकी प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं हो, हमारे द्वारा तो बिल्कुल नहीं। अगर हर व्यक्ति ऐसा सोच लेगा तो हमारा पर्यावरण बचा रहेगा, हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारी सभ्यता बची रहेगी, क्योंकि मानव की सभ्यता और संस्कृति उसके पर्यावरण से ही जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से इस पाठ को हमने यहां पर खत्म किया। लेकिन आपको अगर किसी और भी पाठ या किसी और भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए। आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट magnetsprint.com पे। जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी क्लासेस मिलेंगे। तो आपको सिर्फ जिस भी आप क्लास में पढ़ते हैं आपको अपनी क्लास सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पर क्लास 12 हमने सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करते ही आपके सामने क्लास 12 में पढ़ाई जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स आपके सामने होंगे। बस आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर वॉच नाउ लिखा है आपको यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस सब्जेक्ट में पढ़ाई जाने वाली जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके सामने आ जाएंगे। आपको जिस भी चैप्टर में डाउट हो रहा है आप चैप्टर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने उस चैप्टर में पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आ जाएंगे। आप टॉपिक क्लिक करेंगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को हल कीजिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप दूर करिए। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि हमारे चैनल का बस एक उद्देश्य है आपकी स्टडी को बहुत आसान बनाना। और हमारा चैनल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, किसी भी तरह के कोई भी नगद पैसे को नहीं लेता है जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत आए। तो बस इसलिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।